सदा पसंद सूर्या देवे चक्षुराततम् भारत के नभोमंडल पर अभुवे को अधर्मों के बादल छाए छोड़ रहे थे निरंतर वैदिक धर्म सनातन राम के जाए तो इस कृपा से खराल परस्तित मेरे सिराज दयानंद आए संस्कृति के अगता निवारण कारण आर्य समाज बनाए कारण आर्य समाज बनाए आर्य समाज न होता यहाँ आर्य समाज जो होता है यहाँ तो कौन भला नव जागृति लाता कौन सनातन सुखी यज्ञ के कौन यहाँ पर मैं तो बताता हम कीचड़ में फंसे रहते हम कीचड़ में फंसे रहते कौन नभ हीरा हमें बनाता आर्य समाज के पुत्र हैं हम आर्य समाज हमारी माता आर्य समाज के पुत्र हैं हम आर्य समाज हमारी माता बोलो भारत माता की उठे मेरे प्यारे आर्य समाज अपने वतन की रखोनी है सब लोग कहे तू सोया क्यों गौरव अपना खोया सब लोग कहे तू सोया क्यों गौरव अपना खोया फिर शान दिखा दे यार गजब की जीवन शक्ति तुझ में ढूंढ गए ऋषिराज उठ मेरे प्यारे आर्य समाज अपने वतन रखोनी है सब लोग कहे तू सोया क्यों गौरव अपना खोया फिर शान दिखा दे गजब की जीवन शक्ति तुझ में भूख गए ऋषिराज उठ मेरे प्यारे जब से तूने चादर तानी करने लगे हैं लोग मनमानी जब से तूने चादर तानी करने लगे हैं लोग मनमानी तुझको वैदिक घोष बुलाए तेरे खून में गर्मी आए तुझको वैदिक घोष बुलाए सबके मिले सब काज गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज उठ मेरे प्यारे आर्य समाज अपने वतन कहे तू सोया क्यों गौरव अपना खोया फिर शान दिखा दे
चमके चांद सितारे तब तक याद करेंगे सारे, जब तक चमके चांद सितारे तुझको याद करेंगे सारे। दुनिया के सब सरताज गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए सिया। उठे मेरे प्यारे आलिए समाज, अपने वतन की लगो नहीं है। सब लोग कहे तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए सिया। उठे मेरे प्यारे फैले चुके हैं घोर अंधेरे, फैले चुके हैं घोर अंधेरे। लूट रहे हैं चोर लुटेरे, फैले चुके हैं घोर अंधेरे। लूट रहे हैं चोर लुटेरे। घर के लुट जाने पे जगेगा, घर के लुट जाने पे जगेगा, तेरे सर पे कलंक लगेगा। घर के लुट जाने पे जगेगा, तेरे सर पे कलंक लगेगा। दुनिया की ये आवाज गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए सिराज। उठे मेरे प्यारे आइए समाज, अपने वतन की रखोनी है लाज। सब लोग कहे तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर साथ दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए सिराज। उठे मेरे प्यारे आइए समाज। सबने तुझ पर आस लगाई, सबने तुझ पर आस लगाई। आलस तज करे ले अगुड़ाई, सबने तुझ पर आस लगाई। आलस तज कर ले अंगड़ाई। तेरे पंग हरकत में आए, अपने आप पथिक उठ जाए। तेरे पंग हरकत में आए, अपने आप पथिक बन जाए। दुनिया की ये आवाज गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए सिराज। उठे मेरे प्यारे आइए समाज, अपने वतन की रखोनी है लाज। सब लोग कहे तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए सिराज। उठे मेरे प्यारे आइए समाज, उठे मेरे प्यारे आइए समाज। आदर और सम्मान के योग्य भारत के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान आर्य समाज वासी में 4 दिवसीय यज्ञ के ब्रह्मा के पद को सुशोभित कर रहे ऐसे श्रद्धेय आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी और आर्य समाज वासी के बड़ा सुंदर ढंग से अपनी अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरने वाले, व्यवस्था को देखने वाले श्रद्धेय आर्य समाज के प्रधान राजकुमार दीवान जी और आर्य समाज वासी के बहुत कर्मठ सारी व्यवस्था को देख रहे मंत्री पद को सुशोभित कर रहे श्रीयुक्त राजकुमार भक्ति प्रसाद गुप्त जी। और देखो कोई कार्यक्रम करते हैं तो कोष की भी बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो उस व्यवस्था को संभाल रहे बड़े भ्राता हरिपाल सिंह कोषाध्यक्ष जी और जया जितेंद्र कौसंबी उप प्रधान जी, अशोक कुमार जी, बहुत सारे, और भरत ठक्कर उप मंत्री जी और अतरंग समिति के सदस्य भी सारे लोग उपस्थित हैं। प्रभात कुमार पाटे जी, विजय कुमार जायसवाल जी, मंजू गुप्ता जी, प्रभात कुमार रंजन जी, ललित कुमार चोपड़ा जी, ललित प्रकाश अग्रवाल जी, हेमराज सिंह राजपूत जी, गुलाब सिंह जी, डॉक्टर पृथ्वीराज अग्रवाल जी, समस्त पदाधिकारीगण, धर्म सज्जनों, वंदनीय मातृ शक्ति और देश के होनहार छोटे छोटे बच्चों, बहुत बढ़िया दिन है आज का। और ये कौन सा दिवस है आज जी, बोलो जल्दी। है जी, दिवस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी पूज्य माता जी बैठी, इन्होंने भी कुछ दान दक्षिणा दे करके सम्मानित किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे माता जी के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया आज का दिन है। हम लोगों को महर्षि स्वामी दान जी की भाषा को अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। सरल ढंग से महर्षि स्वामी दान जी ने इस भाषा को समझा दिया। हमारी भाषा है हिंदी, लेकिन आज हम देखो घर में ज्यादातर जो ऐसी प्रचलित भाषा हो गई है कि मुख से वही निकलती है। और याद रखना 1836 में जब लॉर्ड मैकाले इस भारत में आया, पढ़ लेना इतिहास को, कलकत्ता के अंदर वो व्यक्ति एक कॉलेज का निर्माण करने जा रहा है। अंग्रेजों को इस बात का जब पता लगा तो अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले के पिता के पास में पत्र लिखा, और वो पत्र में लिखते हैं कि देखो हम भारत के लोगों को क्या क्या अपशब्द कह करके करते हैं, निवेदन कर रहा हूँ, और आपका बेटा ऐसा बीजारोपण करने जा रहा है। भाषा का ज्ञान करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, आपकी कौन सी भाषा है जी महाराष्ट्र की? अरे क्या बात है, हम तो 1 महीना रहे थे आपके महाराष्ट्र में, कोई बात तो समझ में आ गई। करके भी फोन करते हैं ना किसी को, पंडित जी आराम है। और एक भाषा हमारा जो सूरज है ना, यो भोजन के साथ में वो दाल बनती ना, हमारे तरफ दाल बोलते हैं, तो क्या बोलते भाई? वरण। निवेदन कर देना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो श्रेष्ठ भाषा है, 1836 में जब लॉर्ड मैकाले के पिता ने पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़कर लॉर्ड मैकाले हंसने लगा, बोले पिताजी आपको पता नहीं भारत देश के विषय में, भारत देश की संस्कृति के विषय में बहुत सारे लोगों ने भारत देश में आकर के शासन किया, लेकिन भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति पर धब्बा नहीं आने दिया। इतिहास पढ़ के देख लो। लेकिन वो कहता है पिताजी अगर मेरा काम प्रफुल्ल हो गया तो भारत का व्यक्ति देखने में तो भारतीय होगा, लेकिन शकल और मस्तक से अंग्रेज होगा। निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, पहले जब द्वारचार पर घुसते थे तो क्या लिखा होता था? बोलो जल्दी, क्या लिखते थे द्वारचार पे? स्वागतम। और आज क्या लिखा जी? वेलकम। आपका जो शब्द है ना अंग्रेजी का, ये पूरा नहीं है, हमारा शब्द पूरा है। आपको इस समाज में आने के लिए, जाने के लिए स्वागतम है। और हमारे पदाधिकारी आपसे कहते वेलकम, शाम तक बैठे रहोगे क्या? जाओगे नहीं जाओगे? हमारे शब्द देखो कितने बढ़िया शब्द थे। तो आज घरों में भाषा प्रचित हो गई है। घर में बच्चे जब तैयार होते हैं ना नहा धो करके विद्यालय जाने के लिए, तो पढ़ता है एक बात, और उसमें अब माता तो बिल्कुल खत्म हो गया जी, है जी। तो क्या बोलती? मम्मी। और वही शब्द बन गया जी बच्चों के लिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपनी जो राष्ट्रभाषा है, देवनागरी जो भाषा है, देवताओं से मिली है, उसको अपने जीवन में अनुकरण करें। अच्छा, एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, अववादन का शब्द क्या है? आप बोलते कौन है जी? मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने जी। क्या शब्द है अववादन का? लेकिन आप बच्चों से क्या बोलते हो? सवेरे स्कूल के लिए जाते हैं तो ओहो, गजब हो गया जी। निवेदन कर रहा हूँ, जब ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हो ना हिंदी दिवस का, तब लागू होगा जब कुछ चीज बदलाव लाओगे अपने घरों में। याद रखना, हमारा अववादन का शब्द है नमस्ते, है जी।
और एक बात और सुनो, अच्छा नमस्ते करने में कोई रुपया पैसा खर्च होता जी? अच्छा आज से सारे लोग नमस्ते बोलेंगे ना, तो आइए एक गीत सेवा में रख करके पीछे हटूंगा क्या। और इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर। छोटे नमस्ते करें बड़ों से, बड़े करें छोटों से, छोटे नमस्ते करें बड़ों से, बड़े करें छोटों से, हाथ जोड़े हृदय से लगाए फिर बोले होठों से, हाथ जोड़े हृदय से लगाए फिर बोले होठों से, बुरे काम से बचकर रहना, बुरे काम से बचकर रहना, चलो नेक के रास्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर। और निवेदन कर रहा हूं बच्चों के लिए, अब वादन के चार हैं फल, कोई विद्यार्थी बताएगा वादन के कौन से चार फल होते हैं? इधर से आवाज आ रही, इधर से भी आने लगी, ठीक है क्या? अब वादन के चार हैं फल, अब वादन के चार हैं फल, आयु विद्या यश और बल, कर मन में विश्वास अटल, आज नहीं तो मिलेंगे कल, कर मन में विश्वास अटल, आज नहीं तो मिलेंगे कल, इन्हें प्राप्त करने वाले तो, इन्हें प्राप्त करने वाले तो सदा ही सुख से बसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, और तीसरी बात सुनो, आप सब लोग एक भावा से थे भारत में, अब नहीं है, जिनका नाम था वहां से धर्मपाल, जानते ना सब। केरल में जब मेरे साथ में थे तो 3 बार नमस्ते बोलते थे जब ध्वजारोहण होता था तब। एक सज्जन ने कहा वासे जी आपका सम्मान बहुत होता है, कहने लगे जो काम मैं करता हूँ वो भी आप करना शुरू कर दो। जैसे हमारे वासियार समाज के पदाधिकारी हैं, प्रधान जी बैठे ना, बड़ा सरल स्वभाव है और पूरे भारत में विद्वान लोग सब इनको जानते हैं, अच्छा स्वभाव है। कहने लगे आपका जो काम मैं शुरू करता हूँ वो काम कर शुरू कर दो। महाशय जी ने पूछा कि जो काम मैं करता हूँ वो शुरू करो, आपका सम्मान होने लगेगा। वो व्यक्ति कहता है वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, आप तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, दान देते हैं। उन्होंने कहा इससे नहीं। बोले फिर वो कौन सा काम, तो सुनो माताओं बहनों बुजुर्गों, कर सम्मान जगत में सबका अगर मान तू चाहे, कर सम्मान जगत में सबका अगर मान तू चाहे, मैं मान तुम्हारा करता हूँ ये नमस्ते ही सिखलाए, मैं मान तुम्हारा करता हूँ ये नमस्ते ही सिखलाए। टाटा हाय बाय बाय की निवेदन कर रहा हूँ बहनों, आज भूल जाना। टाटा हाय बाय बाय की और ना दंगल में फंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर।
देखो इसलिए करना चाहिए नमस्ते, क्या है प्राचीन नमस्ते ही और ये अपना अभिवादन, है प्राचीन नमस्ते ही और ये सबका अभिवादन। बता रहे हैं वेद शास्त्र गीता रामायण सब ग्रंथन, बता रहे हैं वेद शास्त्र गीता रामायण सब ग्रंथन। इसीलिए नरेश दत्त और सदा नमस्ते करते, जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक। नमस्ते जी। अभी लग रहा कोई नहीं बोल रहा जी नमस्ते जी। अब जी जब इसमें लग जाएगी तो स्वाद अलग लग जाएगा। इसलिए कर सम्मान जगत में सबका, अगर मान तू चाहे मैं मान तुम्हारा करता हूँ, ये नमस्ते ही सीखना है। लेकिन माताओं बहनों टाटा हाय वाय वाय की ना दंगल में फंसते, लगातार 3-4 दिन आपके सानंद में रह करके बड़ा आनंद आया। बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने मेरे भजनों को सुना है। एक बात कह कर के मैं पीछे हट रहा हूँ, ख्यालों का हंसी गुलशन सजाना हमको आता है, ख्यालों का हंसी गुलशन सजाना हमको आता है, और सितारे तोड़कर धरती पे लाना हमको आता है, सितारे तोड़कर धरती पे लाना हमको आता है। हिंदी दिवस में शामिल होने वालों के लिए सितारे तोड़कर धरती पे लाना हमको आता है। तुम अपने हाथ से पत्थर, तुम अपने हाथ से पत्थर हमारे सिर से दे मारो, उन्हें भी जोड़कर एक घर बनाना हमको आता है। एक बात के पीछे हटना हूँ, दिलों का रिश्ता हिचकियों से होता है माताओं। कभी कभी जब हिचकियाँ आती ना तो आप लोगों से मैं विदा ले रहा हूँ ना, दिलों का रिश्ता हिचकियों से होता है, वहाँ सवाल ही कहाँ दूरियों से होता है। तुमसे दूर रह करके उत्तर प्रदेश में जाना जी, बम्बई को छोड़ के ना, तुमसे दूर रह करके क्या हाल होगा मेरा, जैसे नदी से निकल के मछलियों का होता है। यदि ओम सम आगे का कर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जितेंद्र देव जी आदि आपका। आप बरेली उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पधारे हैं और इन्हें पिछले 25 वर्ष का इनको अनुभव है इस लाइन का, वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए आप देखते प्रचार करते हैं। और पिछले 25 जुलाई से 25 अगस्त तक आप आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र में ही आपने पूरे महीने भर का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों से मत जाइएगा, दिलों में आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान कीजिए। और साथ में हमारे तबला वादक श्री सुरेश जी हैं, उन्होंने भरपूर इनका साथ दिया और उनके साथ की वजह से इनके भजनों में रस घोला, तो मैं सुरेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब आगे कार्यक्रम हमारा हिंदी दिवस का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आदरणीय जिले सिंह जी से, जो कि हमारे हिंदी दिवस के संयोजक हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें। जो ऐसी प्रचलित भाषा हो गई है कि मुख से वही निकलती है। और याद रखना 1836 में जब लॉर्ड मैकाले इस भारत में आया, पढ़ लेना इतिहास को, कलकत्ता के अंदर वो व्यक्ति एक कॉलेज का निर्माण करने जा रहा है। अंग्रेजों को इस बात का जब पता लगा तो अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले के पिता के पास में पत्र लिखा, और वो पत्र में लिखते हैं कि देखो हम भारत के लोगों को क्या क्या अपशब्द कह करके करते हैं, निवेदन कर रहा हूँ, और आपका बेटा ऐसा बीजारोपण करने जा रहा है। भाषा का ज्ञान करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, आपकी कौन सी भाषा है जी महाराष्ट्र की? अरे क्या बात है, हम तो 1 महीना रहे थे आपके महाराष्ट्र में।
कोई कोई बात तो समझ में आ गई। कभी कभी फोन करते ना किसी को, पंडित जी आराम है। और एक भाषा हमारा जो सूरज है ना, यो भोजन के साथ में वो दाल बनती ना, हमारे तरफ दाल बोलते हैं, तो क्या बोलते भाई, वरण। निवेदन कर देना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो श्रेष्ठ भाषा है, 1836 में जब लॉर्ड मैकाले के पिता ने पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़कर लॉर्ड मैकाले हंसने लगा। बोले पिताजी आपको पता नहीं है भारत देश के विषय में, भारत देश की संस्कृति के विषय में बहुत सारे लोगों ने भारत देश में आकर के शासन किया, लेकिन भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति पर दबा नहीं आने दिया। इतिहास पढ़ के देखना। लेकिन वो कहता है पिताजी अगर मेरा काम प्रफुल्ल हो गया तो भारत का व्यक्ति देखने में तो भारतीय होगा, लेकिन शकल और मस्तक से अंग्रेज होगा। निवेदन करना। अच्छा, पहले जब द्वार 4 पर घुसते थे तो क्या लिखा होता था? बोलो जल्दी, क्या लिखते थे द्वार 4 पे? स्वागतम। और आज क्या लिखा जी? वेलकम। आपका जो शब्द है ना अंग्रेजी का, ये पूरा नहीं है, हमारा शब्द पूरा है। आपको इस समाज में आने के लिए, जाने के लिए स्वागतम है। और हमारे पदाधिकारी आपसे कहते हैं वेलकम। शाम तक बैठे रहोगे क्या? जाओगे नहीं जाओगे? हमारे शब्द देखो कितने बढ़िया शब्द थे। तो आज घरों में भाषा प्रचित हो गई है। घर में बच्चे जब तैयार होते हैं ना नहा धो करके विद्यालय जाने के लिए, तो पढ़ता है एक बात, और उसमें अब माता तो बिल्कुल खत्म हो गया जी, है जी। तो क्या बोलती मम्मी, और वही शब्द बन गया जी बच्चों के लिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपनी जो राष्ट्रभाषा है, देवनागरी जो भाषा है, देवताओं से मिली है, उसको अपने जीवन में अनुकरण करें। अच्छा, एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, अववादन का शब्द क्या है? आप बोलते कौन है जी? मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने जी। क्या शब्द है अववादन का? लेकिन आप बच्चों से क्या बोलते हो? सवेरे स्कूल के लिए जाते हैं तो ओहो गजब हो गया जी। निवेदन कर रहा हूँ, जब ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हो ना हिंदी दिवस का, तब लागू होगा जब कुछ चीज बदलाव लाओगे अपने घरों में। याद रखना, हमारा अववादन का शब्द है नमस्ते, है जी। और एक बात और सुनो, अच्छा नमस्ते करने में कोई रुपया पैसा खर्च होता जी? अच्छा, आज से सारे लोग नमस्ते बोलेंगे ना, तो आइए एक गीत सेवा में रख करके पीछे हटूंगा क्या? और इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, इसमें कुछ भी खर्च ना होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर। छोटे नमस्ते करें बड़ों से, बड़े करें छोटों से, छोटे नमस्ते करें बड़ों से, बड़े करें छोटों से, हाथ जोड़े हृदय से लगाए फिर बोले होठों से, हाथ जोड़े हृदय से लगाए फिर बोले होठों से। बुरे काम से बचकर रहना, बुरे काम से बचकर रहना, चलो नेक के रास्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कुछ भी खर्च न होगा, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर। और निवेदन कर रहा हूँ बच्चों के लिए, अववादन के 4 हैं फल। कोई विद्यार्थी बताएगा अववादन के कौन से 4 फल होते हैं? इधर से आवाज आ रही, इधर से भी आने लगी, ठीक है क्या? अववादन के
चार है फल, अभिवादन के चार है फल, आयु विद्या यश और बल, कर मन में विश्वास अटल, आज नहीं तो मिलेंगे कल, कर मन में विश्वास अटल, आज नहीं तो मिलेंगे कल। इन्हें प्राप्त करने वाले तो, इन्हें प्राप्त करने वाले तो सदा ही सुख से बसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, इसमें कुछ भी खर्च न होगा। और तीसरी बात सुनो, आप सब लोग एक भावा से थे भारत में, अब नहीं है, जिनका नाम था वहां से धर्मपाल, जानते ना सब। केरल में जब मेरे साथ में थे तो 3 बार नमस्ते बोलते थे जब ध्वजारोहण होता था तब। एक सज्जन ने कहा वासे जी आपका सम्मान बहुत होता है, कहने लगे जो काम मैं करता हूँ वो भी आप करना शुरू कर दो। जैसे हमारे वासियार समाज के पदाधिकारी हैं, प्रधान जी बैठे ना, बड़ा सरल स्वभाव है और पूरे भारत में विद्वान लोग सब इनको जानते हैं, अच्छा स्वभाव है। कहने लगे आपका जो काम मैं शुरू करता हूँ वो काम कर शुरू कर दो। महाशय जी ने पूछा कि जो काम मैं करता हूँ वो शुरू करो, आपका सम्मान होने लगेगा। वो व्यक्ति कहता है वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ, आप तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, दान देते हैं। उन्होंने कहा इससे नहीं। बोले फिर वो कौन सा काम, तो सुनो माताओं बहनों बुजुर्गों, कर सम्मान जगत में सबका अगर मान तू चाहे, कर सम्मान जगत में सबका अगर मान तू चाहे, मैं मान तुम्हारा करता हूँ ये नमस्ते ही सिखलाए, मैं मान तुम्हारा करता हूँ ये नमस्ते ही सिखलाए। टाटा हाय बाय बाय की निवेदन कर रहा हूँ बहनों, आज भूल जाना। टाटा हाय बाय बाय की और ना दंगल में फंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर। कभी कभी लोगों के अंदर प्रश्न भी उठते हैं, बोले नमस्ते क्यों करना चाहिए? देखो इसलिए करना चाहिए नमस्ते, क्या है प्राचीन नमस्ते ही और ये अपना अभिवादन, है प्राचीन नमस्ते ही और ये सबका अभिवादन, बता रहे हैं वेद शास्त्र गीता रामायण सब ग्रंथन, बता रहे हैं वेद शास्त्र गीता रामायण सब ग्रंथन, इसीलिए नरेश दत्त और सदा नमस्ते करते, जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, इसमें कुछ भी खर्च न होगा, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक नमस्ते जी। अभी लग रहा कोई नहीं बोल रहा जी नमस्ते जी। अब जी जब इसमें लग जाएगी तो स्वाद अलग लग जाएगा, इसलिए कर सम्मान जगत में सबका अगर मान तू चाहे, मैं मान तुम्हारा करता हूँ ये नमस्ते ही सिखलाए। लेकिन माताओं बहनों टाटा हाय वाय वाय की ना दंगल में फंसते, लगातार 3-4 दिन आपके सानंद में रह करके बड़ा आनंद आया, बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने मेरे भजनों को सुना है। एक बात कह कर के मैं पीछे हट रहा हूँ, ख्यालों का हंसी गुलशन सजाना हमको आता है, ख्यालों का हंसी गुलशन सजाना हमको आता है, और सितारे तोड़कर धरती पे लाना हमको आता है, सितारे तोड़कर धरती पे लाना हमको आता है। हिंदी दिवस में शामिल होने वालों के लिए सितारे तोड़कर धरती पे लाना हमको आता है। तुम अपने हाथ से पत्थर, तुम अपने हाथ से पत्थर हमारे सिर से दे मारो, उन्हें भी जोड़ कर एक घर बनाना
हमको आता है। एक बात कहते पीछे हटना हूँ, दिलों का रिश्ता हिचकियों से होता है माताओं। कभी कभी जब हिचकियाँ आती ना तो आप लोगों से मैं विदा ले रहा हूँ ना, दिलों का रिश्ता हिचकियों से होता है, वहाँ सवाल ही कहाँ दूरियों से होता है। तुमसे दूर रह करके उत्तर प्रदेश में जाना जी, बम्बई को छोड़ के ना, तुमसे दूर रह करके क्या हाल होगा मेरा, जैसे नदी से निकल के मछलियों का होता है। इति ओम सम आगे का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जितेंद्र देव जी आर्य आपका। आप बरेली उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पधारे हैं और इन्हें पिछले 25 वर्ष का इनको अनुभव है इस लाइन का। वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए आप देखते प्रचार करते हैं और पिछले 25 जुलाई से 25 अगस्त तक आप भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र में ही आपने पूरे महीने भर का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों से मत जाइएगा, दिलों में आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान कीजिए। और साथ में हमारे तबला वादक श्री सुरेश जी हैं, उन्होंने भजनों का साथ दिया और उनके साथ की वजह से इनके भजनों में रस घोला। तो मैं सुरेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब आगे कार्यक्रम हमारा हिंदी दिवस का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आदरणीय जिले सिंह जी से, जो कि हमारे हिंदी दिवस के संयोजक हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें। सबको नमस्ते। अभी जैसा मंत्री जी ने अनाउंस किया है कि भाई हिंदी दिवस का कार्यक्रम शुरू होगा, तो ये हिंदी दिवस 2025 का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये तीसरा चरण, अंतिम चरण है। पहले 2 चरण हुए हैं, एक 31 को अगस्त को था, एक 7 सितंबर को था और एक आज है। और सबसे पहले चरण में अ वर्ग और ब वर्ग के बता दो, अ वर्ग के करीब 50 बच्चे थे और ब वर्ग के कुछ 65 बच्चे थे। और उनमें से चुन के जब हमने दूसरा चरण किया तो 10 बच्चे लिए, नहीं, पहले में 10 चुने, दूसरे में हमने 5 चुने थे। तो अ वर्ग में 6 हुए क्योंकि 2 बच्चों के अंक समान थे और ब वर्ग में 5 बच्चे। अब उन 5 और 6 में से अब हमको सर्वश्रेष्ठ बच्चे 1, 2, 3 करके निकालने हैं। तो आज के मैं पहले जो जजेस हैं उनके बारे में बताता हूँ, उसके बाद जब जजेस को समझाऊंगा, बच्चों को भी समझाऊंगा। तो हाँ, बच्चे हमारे होनहार बच्चे किधर बैठे हैं? सब हाथ ऊपर करो, उधर आ जाए। अच्छा जी, पहले ऐसे करते हैं हम, अ वर्ग का पहले कर ले, अ वर्ग का पहले करते हैं। अ वर्ग के बच्चे इधर आके बैठ जाएं, अ वर्ग के सब बच्चे इधर आके बैठ जाएं। सब है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं हमारे जो माननीय जजेस हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। आज के हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे डॉक्टर भगवान दास जी को, जो कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, प्राकृतिक तेल और गैस, ONGC से ज़्यादा सबको समझते हैं, ठीक है, ओके। नहीं तो फिर मेरे को हिंदी में उसका नाम पूरा बताना पड़ेगा। तो उससे आप जनरल मैनेजर करके रिटायर हुए हैं और आप हिंदी भाषा के लिए पूरा टाइम काम करते रहे हैं, हिंदी अधिकारी रहे हैं और कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, विभिन्न संगोष्ठियों में आप गए हैं और आज भी वही काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई संगोष्ठी अच्छी बड़ी मिलती है तो वहाँ पर आप जाते हैं, ये संगोष्ठी का आयोजन भी करते हैं। मैं पढ़ नहीं रहा, मगर ये सब जो सारे मैं बता रहा हूँ, आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है, वहाँ से BSc किया, MSc आपने बनारस यूनिवर्सिटी से किया और वहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया। देखिए साहब, स्वर्ण पदक मिलना यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद MA भी किया सोशियोलॉजी में, वो श्रीनगर से किया और PhD उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से किया। तो ये इनका शिक्षा। आप आइए सर जी।
आप आइए साहब, हमारे सम्मान करने के लिए आप ही आइए। हमारी प्रतिनिधि सभा के जो प्रधान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप उनका सम्मान करें। इधर आइए, यही सेंटर में। तो फिर ये एक मिनट, आज की निर्णायक मंडल की सदस्य हैं वो हैं डॉक्टर श्रीमती रश्मि कुमारी। सुरेश भाई, और रश्मि जी भी बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बीए एलएलबी करी है, अभी ये वकील साहिबा हो गई हैं। और ये अभी किया है वकील साहिबा का कोर्स, उन्होंने पीएचडी हैं। और हिंदी भाषा में इनकी कई पुस्तकें छप चुकी हैं और उनके पुस्तकों के नाम मैं आपको बताऊंगा। ये एक राष्ट्रीय विषयों पर लिखती हैं, जो इनकी पुस्तकें जो है नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई हैं। 1857 के महान विद्रोह, उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है। दूसरा उनकी पुस्तक है उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी। तीसरी पुस्तक है उनकी काकोरी कांड। चौथी पुस्तक है जलियांवाला कांड 2024 की सबसे प्रचलित कविता जो ये संग्रह था उसमें है। लेखन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मैं एक नई सूचना दूं, कल ही उनको यहाँ पे चेंबूर में एक विश्वविद्यालय ने हिंदी दिवस के लिए मुख्य अतिथि करके बुलाया है। तो रश्मि जी आएंगे। रश्मि जी आइए प्लीज, हाँ जब उधर बैठिए क्योंकि यहाँ सामने आके जगह ही नहीं थी। आइए। तो माता जी आप आएंगी, कमल माता जी आइए। मैं ध्यान नहीं किया, नहीं वो फिर चढ़ाने के लिए माता जी को। अरे माता जी फिर और मैं एक बात बता दूं, आज हम 4 ये रखेंगे निर्णायक मंडल के सदस्य। अगले हमारे आप मेरे निवास स्थान से ही गांव के उस तरह से हैं, मेरठ से। आप बीएससी और एमए इकोनॉमिक्स किया है। आप भारत सरकार के नौसेना में रक्षा और लेखा विभाग में सीनियर ऑडिट ऑफिसर थी। और हिंदी में उनकी बहुत रुचि रही है और अपने विभाग में भी वो हिंदी के लिए काफ़ी कार्य किया। जो हिंदी की आजकल आप सब जानते हैं कि भारत में जो सरकारी दफ्तर हैं, हर दफ्तर का इंग्लिश में एक नोटिस बनता है, फिर उसका हिंदी में ये ट्रांसलेशन करके वो छपाया जाता है। तो उसमें भी इन्होंने बहुत मदद किया और आर्य समाज से पिछले काफ़ी समय जुड़ी हैं। हमारी वाक प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में भी इनका तीसरा या चौथा शायद समय है जब ये हमारा काम कर रही है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। रंजन जी पेंसिल और रबर हमारे चौथे जो आज निर्णायक मंडल के सदस्य हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद गाई। सुरेंद्र प्रसाद जी आइए। आप एमए हैं, पीएचडी हैं और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय दरभंगा से। और इकोनॉमिक्स में लेखन का इनका बहुत बड़ा ये है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक आइडिया ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अमन की आस ये काव्य संग्रह है जो 1925 के ऊपर है। 4 दशक से अध्यापन का अनुभव है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए हैं और काफ़ी आज भी हिंदी की सेवा में तत्पर रहते हैं। और कहीं भी कोई काव्य गोष्ठी होती है या दूसरा कोई मंच होता है हिंदी का, वहाँ पर आप पहुँचते हैं। मैं एक बार हमारे दीवान बांगिया जी आप आइए, चलो आइए हमारे बांगिया जी, हमारे इसके समाज के संस्थापक जी आइए, डॉक्टर तुलसीराम बांगिया।
एक्चुअली क्या है, मेरे को डर यही रहता है, जो सीनियर सिटीजन है ना, ऊपर मंच पर चढ़ाने में भी डर लगता है यार, कोई हाथ नहीं देता। मैं तो होता हूँ तो इधर से ले जाता हूँ, जरूर पकड़ के लेता हूँ। नहीं, कोई ना कोई हाथ देना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए कुछ यहाँ गलत हो जाए तो ठीक नहीं। तो सर माननीय जजेस से निवेदन करूंगा कि वो जो पत्रक उनको दिया है उसको खोल के देखें। उसमें बच्चों के नाम नहीं, पर 1 2 3 4 5 लिखे हैं। ऊपर देखिए अ वर्ग और बै वर्ग लिखे हैं, देख के लीजिएगा। ऊपर अ वर्ग और बै जैसा जो समूह का होगा उसी का ही आपको निर्णय करना है। और क्या चीज? हाँ, जगह मैंने बोला था माता जी को। माता जी आप इधर आ जाइए, आप बीच में बैठ जाइए। और अब मैं जजेस से निवेदन करूंगा, जरा मंजू जी, हाँ ठीक है, ध्यान इधर मेरी तरफ ध्यान दें। देखिए आपको जब निर्णय लेना है किन किन विषयों पे देखना है, आप सबसे देखिए समय के हमने 10 अंक दिए हैं, और 10 अंक में समय बच्चे ऐसे हैं कि ये अभी 3.5 मिनट पौने 4 मिनट में ही पूरी कर लेते, जबकि उनको 4 मिनट का समय दिया है। हमने घंटी की व्यवस्था की है, 3.5 मिनट पर पहली घंटी बजती है, उसके बाद 30 सेकंड में बच्चे उससे पहले ही, वो तो समय का परेशानी नहीं होती। मगर इनसे आगे जो है उन पर जरा ध्यान देंगे। 20 अंक हमने भाषा के रखे, हिंदी भाषा के, तो जहां तक हो सके वो दूसरी किसी भाषा का, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा का कोई शब्दों का प्रयोग ना करें। यदि वो करते हैं तो उसके आपको अंक काटने हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, ये बच्चे अभी सब एक स्तर के हैं और आपको इनको ऊपर नीचे करना है, तो मतलब आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर गलतियां पकड़नी है। अच्छाई तो हम देख चुके, हालांकि अच्छाई आप भी सुने, मगर आपको गलतियां पकड़ने, उसके बाद उनके अंक कम करने हैं। उसके बाद हाव भाव में करीब करीब सब बच्चे एक से हैं। अपनी जब प्रस्तुति करते हैं, हाथ अच्छे करते हैं, मतलब जैसा भी है वो आप फिर भी आप देखिए, आपका जजमेंट आपको करना है। और लास्ट जो है 50 अंक, ये विषय वस्तु के हैं। इसमें आपको जो विषय उनको दिया उसकी गहराई कितनी जाते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और सभी में आपको अंक देने हैं। आप टोटल नहीं योग नहीं करेंगे चलेगा, वो हम कर लेंगे, मगर आपको विशेष रूप से जो ये दिए हैं, समय का ज्यादा इतना नहीं है, भाषा है, भाव है और विषय वस्तु, इन पे ध्यान देना है। वो बाकी का हम कर लेंगे। समझ में आया बच्चों? तैयार? ठीक है। हाँ बोलो। ऐसा है, मैं वाक प्रतियोगिता शुरू करने से पहले हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं और आर्यवृत्ति सभा के प्रधान और महामंत्री, दोनों को एक विशेष आम साधारण सभा में जाना है, तो कुछ प्रोग्राम में थोड़ा सा बदली किया। हम उनका संबोधन सुनेंगे, उसके बाद वाक प्रतियोगिता शुरू करें। धन्यवाद। पहले गौतम जी बोलेंगे, आइए गौतम जी, फिर अपना हमारे प्रधान जी बोलेंगे। अब विजय गौतम जी हमारे जो विशेष अतिथियों में से हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप 2 मिनट के लिए आप जो भी बोलें। सभी को सादर नमस्ते। वाशी आर्य समाज में ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम काफ़ी वर्षों से चल रहा है, और जैसा हमारे अभी बुद्धोपदेशक ने भी कहा, वैसा भी शायद होता है कि सिर्फ हिंदी दिवस के दिन ही नहीं, इस कार्यक्रम को परिवार तक, बच्चों तक भी ले जाया जाता है। मैं वासी आर्य समाज को इस चीज़ के लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा। मुझे यहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, इसलिए भी मैं आप सभी का वासी आर्य समाज का धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते। मैं श्री हमारे उप प्रधान श्री अशोक तगलेजा जी से प्रार्थना करूँगा, आप आएँ, वो आपका सम्मान करें गौतम जी का। आइए हरीश जी। अब मैं हमारे प्रधान जी को मैं प्रार्थना करूँगा, आप आएँ। बहुत ज़रूरी नहीं होता, ये एक औपचारिकता है कि मैं कुछ बोलूँ। जो मुझे बोलना है वो हर बार सब लोग बोलते हैं, लेकिन औपचारिकता को देखते हुए मैं अपनी इन 2 शब्दों में ही बात पूरी करूँगा। सबसे पहले तो मैं आर्य समाज वाशी को जो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम था उसके लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ।
बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। सब अधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके जब भी कार्यक्रम होते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्साहित होते हैं। उसका एक ही कारण है कि आपकी आपस में सबका समन्वय बहुत अच्छा है, टीम स्पिरिट आपकी बहुत अच्छी है, सब कार्य आप मिलजुल के करते हैं तो कार्यक्रम ऑटो मोड पे हो जाते हैं। कार्यक्रम कैसे ख़त्म हो जाता है, कैसे सफल हो जाता है, पता ही नहीं चलता। वेद प्रचार सप्ताह या श्रावणी ये सब समाजें मना रही हैं, सब समाजों में होता है, लेकिन आपने अपने यहाँ पे जो हिंदी दिवस का एक कार्यक्रम रखा हुआ है कई सालों से, वो बहुत सराहनीय है। ये एक नया कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम हमें हर समाज में, हर समाजों में करने पड़ेंगे तो ही जाके हमसे लोग नए जुड़ेंगे और पुराने लोग भी आएंगे। अभी आर्य समाज की तकलीफ क्या होती है कि नए लोग आते नहीं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम ही ऐसे होते हैं कि उनमें आके हमारे बच्चे भी कई बार नहीं आना चाहते। तो हमें अपने कार्यक्रमों में भी कुछ रोचकता लानी पड़ेगी, कुछ युवकों के लिए, कुछ बच्चों के लिए हमें अपने कार्यक्रम करने पड़ेंगे, तो ही जाके हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, तो ही हमारी ग्रोथ होगी। हिंदी दिवस का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं बड़ा सरल सा कार्यक्रम है ये, लेकिन हम इसको जब तक अपने घरों से या अपने दिनचर्या से नहीं जोड़ेंगे तो इस कार्यक्रम को मनाने का कोई अर्थ नहीं है। हम अपने घरों में ही देखें कि हमारे बच्चे कितना हिंदी बोलते हैं। सुबह जब बच्चे उठते हैं हम ये देखें कि वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं या नमस्ते बोलते हैं। अगर हमें लगता है कि नमस्ते बोलते हैं तो हम जस्टिस कर रहे हैं हिंदी दिवस को। अगर हम नमस्ते नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं और ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग हगी करो, गुड मॉर्निंग करो, नमस्ते नहीं करो, तो हम जस्टिस नहीं कर रहे। तो हमें सबसे पहले तो अपने घरों से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे घरों में हिंदी भाषा का उच्चारण हो। हम अपने बच्चों के साथ हिंदी भाषा में बात करें तो ही इस किस्म के कार्यक्रम बनाने के लिए हम जस्टिफाई कर पाएंगे। हिंदी के लिए मैं तो ऐसा मानता हूँ जो हिंदी है वो संस्कारों की गंगा है, वो भारत की जान है, भारत की आत्मा है। अगर हम हिंदी नहीं बोलेंगे और हिंदी को भूल जाएंगे, हमारी शिक्षा प्रणाली भी अगर हिंदी में नहीं चलेगी तो आने वाले कुछ सालों में हिंदी खत्म हो जाएगी, इंग्लिश का ही प्रचलन होगा। तो हमें अभी से इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए संभालना है। हमारी सबकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने मित्रों में हिंदी को प्रमोट करें, तो ही ये हमारी जिम्मेवारी पूरी हो पाएगी। आने वाले दिनों में हमारे पास आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के पास दो काम हैं। एक तो 12 अक्टूबर को 100 जगह पे पाल घर में हम हवन कर रहे हैं। कुछ अपने बच्चे जो हैं ये सब युवक कर रहे हैं। आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि अरुण ब्रह्मचारी जी पिछले 1 महीने से करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को, लड़कियों को, बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया हवन करने के लिए। और 12 तारीख को हम 100 जगह पे हवन करेंगे। तो हमें सब समाजों को मिलके वहाँ पे पहुँचना है। हर जगह पे कम से कम एक कार जाए, 100 कारें जाए। वो तभी होगा जब हम हर समाज से 3-3, 4-4 ग्रुप निकलेंगे, ताकि जो 1-1.5 महीने से मेहनत चल रही है वहाँ पे जब हम जाएंगे तो जाके देख सकेंगे कि कितना कार्यक्रम हो रहा है और उनका भी उत्साह बढ़ेगा। दूसरा 2 नवंबर को हो रहा है, तो उसके लिए हमें सबको तैयारी करनी है। जब हमारा सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। अब हमारी टर्न है, तो हम सबको तन मन धन से 30-31 अक्टूबर, 1 और 2 नवंबर के लिए तैयारी करनी है। आप सब अपने नाम हमें नोट करवाएं ताकि सबकी टिकट्स बुक हो सके और वहाँ पे रहने का सबका बंदोबस्त हो सके। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ वापस भाषी आर्य समाज के लिए विशेष तौर पे इनको, बांगिया जी को, दीवान साहब को, सबको बहुत सारा साधुवाद देता हूँ, बहुत सारी बधाई देता हूँ। आपका 4 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। आपको बहुत बहुत पुनः बहुत सारी सद्भावना। धन्यवाद। ये जो है हमारे प्रधान जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमेशा शांत स्वभाव के रहते हैं। हमेशा कभी भी इनके चेहरे पे मैंने तनाव नहीं देखा। बहुत अच्छा बोलते हैं, सदा हुआ बोलते हैं। और महासम्मेलन का जो सफलता मिली है हमें 3 दिवस के इतने बड़े कार्यक्रम के, उसका बड़ा श्रेय आपको जाता है। क्योंकि चिंता में तो मेरे को रहता था कि भाई इतना बड़ा बीड़ा उठाया हमने, सफल हुआ कि नहीं होगा।
मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन इनको मैं देखता था ये आराम से सो रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, तो मैंने जब इनको जब नहीं है तो चिंता नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूँ। तो इनको देख कर जो है मेरे तो जोश उत्साह आ जाता था। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है और मैं हमारे प्रधान श्री राजकुमार तिवारी से प्रार्थना करूँगा कि आप पुष्प पुष्प से आपका स्वागत करें। इन दोनों महानुभावों को एक विशेष कार्य के लिए जाना है, तो इसके लिए कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया। नमस्ते की आवाज़ तो नहीं आई। नमस्ते की आवाज़ जरा जोर से होनी चाहिए भाई। नमस्ते नमस्ते। अभी भी नहीं मजा आया। नमस्ते नमस्ते के साथ ओम जोड़ दीजिए, देखिए फिर लाभ कितना होता है। ओम नमस्ते। हाँ जी, अब जजीज मेरी तरफ ध्यान दें। हेलो नहीं कीजिए। ये बच्चे जो विद्यार्थी हैं इन सबको जजीज मेरी तरफ ध्यान दें। इन बच्चों को पहले से ही हमने क्रमांक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 या 6, तो उसी क्रमांक से आएंगे, उन्हीं क्रमांक के आगे आपको अंक देने हैं। अब अ वर्ग और ब वर्ग कौन से आएंगे वो पहले मैं बता देता हूँ, और नीचे अपना नाम जरूर लिखें। हमको भी मालूम पड़ना चाहिए किस निर्णायक ने ये निर्णय लिया है, ठीक है, तो वो जरा ध्यान रखिए। तो हम सबसे पहले अ वर्ग, जैसे मैंने कहा था, तो अ वर्ग का क्रमांक 1 यहाँ पे आएंगे। एक आज बता आ जाओ। और मैं एक और चीज बता दूं, बच्चों को विशेष रूप से उनको अपना नाम, विद्यालय का नाम नहीं बताना है। और आप लोगों के लिए जो श्रोतागण है, जरा ध्यान दो श्रोता मेरी तरफ। ये कोई ऐसा कुछ उदाहरण देंगे या कोई दोहा या कुछ उदाहरण करेंगे, आपको बीच में तालियां नहीं बजानी है। आपको कितना भी पसंद आए, जब इनका पूरा खत्म हो जाए तब आप जोरदार तालियां बजाएं और स्वागत भी तालियों से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बीच में करेंगे, उससे हमारे जो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और उससे दूसरे बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। उसको हमको नहीं करना है। सब ध्यान रखेंगे, जरा अपने हाथों पे भी कंट्रोल रखना है। ताली हाँ, जब पूरा हो जाए खूब जोर से ताली बजाएं। तो ये आमंत्रित है क्रमांक नंबर 1। हाँ भाई, एक बच्चा मेरे पास रहेगा भाई, इधर एक बच्चा माइक एडजस्ट करने के लिए रहेगा। आ जाओ एक, हर 3 मिनट के अंदर एक बच्चा। विनम्र प्रणाम उस मंच को जहां से ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित होती है। सादर नमन उन गुरुजनों को जिनसे जीवन को दिशा मिलती है। माननीय गुरुजनों और मेरी साथियों को क्रमांक 1 का आत्मीय अभिनंदन। राष्ट्र की ताकत उसकी सेनाओं में नहीं, राष्ट्र की ताकत उसकी सेनाओं में नहीं, बल्कि उसके सच्चे नागरिकों की निष्ठा में होती है। देशवासियों, जरा सोचिए, यदि किसी समाज में ऐसे लोग बनने लगे जिन्हें कानून का पालन करना ही स्वीकार ना हो, जिन्हें मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कोई सरोकार ना हो, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक छीन ले, क्या वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर सकता है? अवैध नागरिक वे दीमक होते हैं। अवैध नागरिक वह दीमक होते हैं जो राष्ट्र की जड़ों को भीतर से खोखला कर देते हैं। मेरे मित्रों, प्रगति का रास्ता अपनाने के लिए हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किंतु अवैध नागरिक कर चोरी करते हैं, झूठे दस्तावेजों से लाभ उठाते हैं, समाज की शांति भंग करते हैं और अपराध पर बढ़ावा डालते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे लोगों के रहते हुए हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं? क्या केवल सरकार की योजनाएं ही देश को आगे बढ़ाएगी या फिर नागरिकों का चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है? कहा गया है, नागरिक यदि सजग हो तो हर सरकार सफल हो जाती है। नागरिक यदि सजग हो तो हर सरकार सफल हो जाती है। यदि नागरिक ही भ्रष्ट हो तो सबसे महान सरकार भी असफल हो जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से चेतावनी दी थी कि भारत अवैध घुसपैठियों को बेटियों और युवाओं का स्थान लेने की अनुमति नहीं देगा। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक का धर्म है कि वह उस खतरे को पहचान कर खड़ा हो। आज दुनिया के कई राष्ट्र इस समस्या से
हम अवैध नागरिकों का पता लगा रहे हैं, उन्हें सैन्य विमानों में लाद रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। यदि आप अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जापान ने भी जनसंख्या का संतुलन और सुरक्षा के लिए आव्रजन पर कठोर कानून बनाए। वहां की सरकार, वहां के नागरिकों की सजगता ने मिलकर राष्ट्र की सुरक्षा करी। मैं आपसे पुनः पूछती हूँ, क्या भारत को भी ऐसे कठोर कानून नहीं अपनाने चाहिए? क्या केवल हम तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे या फिर प्रहरी बनकर अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे? मेरे मित्रों, राष्ट्र केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वह हमारी माताओं की प्रार्थना है, पूर्वजों की तपस्या है और शहीदों के रक्त से पावन हुई भूमि है। अवैध नागरिक बोझ नहीं है, अवैध नागरिक बोझ नहीं है, वह इसकी जड़ों पर वार है। और प्रश्न उठता है, हम कब तक इस बार को सहते रहेंगे? श्रोताओं, याद रखिए, हर अवैध नागरिक राष्ट्र को पीछे खींचता है, हर अवैध नागरिक राष्ट्र को पीछे खींचता है, किंतु हर सजग नागरिक राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें भारत को सजग नागरिकों की ताकत से समृद्ध करना है, ना कि अवैध नागरिकों की कमजोरी से कमजोर। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भारत को सशक्त, सुरक्षित और गौरवमय बनाएंगे। हम स्वयं भी और आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे नागरिक बनेंगे जो केवल अधिकार नहीं मांगेंगे, बल्कि अपने कानून और अपने कर्तव्य का पालन करके देश को आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम। हाँ जी, देखा मैंने बताया ना, टाइम वो बच्चे अपने ठीक है अपने समय से कर लेते हैं। देखिए, हमारे आज के कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति श्री हरि मृदुल जी और मुख्य अतिथि श्री राकेश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप उनको तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं हालांकि देख लिया था पहले ही, बच्चों की कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुझे बताना चाहिए था, तो मैं इस दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी क्रमांक 2 मैंने कहा राष्ट्रीय सजीवन सुप्रभात माननीय निर्णायकगण, मंचा से विद्वजन तथा यहाँ उपस्थित श्रोतागण। मैं क्रमांक 2 आज आप सभी के समक्ष अवैध नागरिकता का देश की प्रगति पर दुष्प्रभाव इस विषय पर अपने विचार रखने आई हूँ। जब पराधीनता छड़ डाले भीतर तो स्वतंत्रता की राह रुक जाती है। अवैधता जब नागरिक का रूप ले लेती है तब राष्ट्र की प्रगति थम जाती है। अवैध नागरिकता सुनने में तो छोटा और कागजी शब्द लगता है, लेकिन यह हमारे देश में किसी जहरीले गैस की तरह फैला जा रहा है। जब यह अवैध नागरिक दीमक की भांति हमारे समाज का हिस्सा बनने लगते हैं तो देश भीतर से खोखला होने लगता है। अब मन में यह प्रश्न तो आता ही है कि आखिर ये अवैध नागरिक है कौन? अवैध नागरिक वो हैं जो बिना किसी अनुमति के हमारे देश में रहने आ जाते हैं और ये ना केवल हमारी जनसंख्या पर बोझ बनते हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, संसाधनों और पहचान पर भी प्रश्न चिन्ह बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर नींव ही कमजोर हो तो चाहे कितनी भी मजबूत इमारत बना लो, टिक नहीं पाती। अब हम हमारे देश भारत की ही बात करें तो यहाँ पर लाखों की तादाद में रह रहे अवैध घुसपैठिए मुख्यतः बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था को तो कमजोर बना ही रहे हैं, साथ ही हमारे लोकतंत्र और हमारी संप्रभुता को भी चुनौती दे रहे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे अन्य कई संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और हमारे ही नागरिकों से उनका हक छीन रहे हैं। हमारी संस्कृति हमें अतिथि देवो भव सिखाती है। यही कारण है कि भारत ने दलाई लामा जैसे प्रवासियों को सम्मान पूर्वक गले लगाया, लेकिन ये बिना अनुमति के आए लोग न केवल हमारे देश में रह रहे हैं, बल्कि आतंकवाद, जासूसी, वोटों की हेराफेरी और नकली नोट जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इन घुसपैठियों के आगमन से सबसे गहरी चोट तो हमारी सांस्कृतिक विविधता और हमारी सामरिक शक्ति पर पड़ती है। इनकी बढ़ती संख्या के कारण स्थानीय भाषा, परंपरा, रीति रिवाजों पर गहरा दबाव पड़ता है, जिसके कारण दंगे जैसी स्थिति पैदा होती है। वहीं राजनीति पर इसका दबाव पड़ने के
वहां पर भी जबरन धर्म परिवर्तन, आतंकवाद जैसे घिनौने कामों को अंजाम दिया है, जिसके कारण वहां की आम जनता को काफी नुकसान पहुंचा है। मानना पड़ेगा, वाजपेयी जी ने सच ही कहा था, सिर्फ लकीरें खींचने से सरहदें मजबूत नहीं होती हैं। सरहदों को मजबूत बनाने के लिए सख्त कानून और सतर्क नागरिक दोनों आवश्यक हैं। भारतीय सरकार ने तो आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक 2025 लाकर सख्त कानून बनाने के अपने फर्ज को तो निभा दिया। अब हमारी बारी है अपने सरजमीन की तरफ अपना कर्तव्य निभाने की, क्योंकि भारत केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षित रक्षित सत्य सेवा परिश्रमो राष्ट्र उन्नति प्रधानम एक तत्व शक्ति सर्वत्र विकासाय। धन्यवाद। सच की लौ जब मध्यम थी तब कुछ दीपक थे, समाज जब सोया था तब कुछ स्वप्न थे। उन्हीं स्वप्नों की धरती पर आर्य समाज था। सत्य सेवा संस्कार से भारत फिर से जागा, भारत फिर से जागा। आदरणीय मंचासीन गुरुजन, निर्णायक मंडल, श्रोतागण और मेरे प्रिय सहभागियों, आप सबको मेरा सादर नमन। मैं क्रमांक 3 आज आप सबके समक्ष आर्य समाज के विकास यात्रा के 150 वर्ष के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजकल हम अपने घर में प्रातः काल क्या करते हैं? समाचार पत्र पढ़ते हैं, अपने बच्चों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और यह अपेक्षा रखते हैं कि दोनों पुत्र और पुत्री समान रूप से प्रगति करें। परंतु क्या कभी हमने विचार किया है कि इन विचारों की नींव सबसे पहले किसने रखी? और इस प्रश्न का उत्तर है आर्य समाज। अब सवाल उठता है, आर्य समाज क्या है? क्या केवल वेदों की शिक्षा देने वाले धार्मिक समूह है? नहीं, आर्य समाज उस समय की गूंज थी जब देश सामाजिक बुराइयां तथा अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। सन 1875 एक ऐसा समय था जब जात पात की बेड़ियां थी, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, धर्म अंधविश्वासों में खो चुका था। तब एक तेजस्वी महापुरुष ने प्रश्न उठाया, क्या धर्म डर बन चुका है? क्या पूजा सिर्फ परंपरा है? क्या ईश्वर दिखावे में छुप गया है? और तब इतिहास ने सुनी यह गर्जना, वेदों की ओर लौटी और वह आवाज थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, जो अखंड खंडरी पताका को लेकर आगे आई। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज की वैचारिक क्रांति का शंखनाद कर सत्य का प्रकाश फैलाया, अंधविश्वास की बेड़ी तोड़ी, नारी को सम्मान दिलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी, जिसका लक्ष्य था धर्म का शुद्धिकरण, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्र की आध्यात्मिक उन्नति और शिक्षा की सार्वभौमिकता। लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद तथा गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे क्रांतिकारियों के योगदानों को क्या हमारा देश भुला सकता है? ये सभी आर्य समाज की ही उपज थे। ऋग्वेद में कहा गया, संगठितम संवदत्वा संपो मनांसी जानतम, अर्थात सब मिलकर चलो, सब मिलकर बोलो, सबके मन एक हो। इसी वैदिक विचार को व्यवहार में लाने का साहस आर्य समाज ने किया। आर्य समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह जैसे बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, स्त्री और पुरुष दोनों समान आत्मा है, दोनों को शिक्षा का अधिकार है। आर्य समाज ने गुरुकुल रामटी जिस संस्थान को ले जहाँ वेद, विज्ञान और नैतिकता का संगम सिखाया गया। तो साथियों, जब हम आर्य समाज की 150 वर्षों की यात्रा को देखते हैं तो यह केवल तारीखों की गणना नहीं, यह उस चेतना की यात्रा है जिसने भारत को झकझोरा, जागृत किया और आगे बढ़ा। यह यात्रा है सत्य के दीप से अंधकार को हराने की, स्त्री को देवी मानकर शिक्षा का अधिकार दिलाने की, जात पात के जहर को मिटाकर समता का बीज बोने की और मनुष्य को कर्म, विज्ञान और वेदों के प्रकाश में चलने की प्रेरणा देने की। आर्य समाज ने हमें बताया कि समाज तब तक नहीं बदलता जब तक व्यक्ति खुद अपने भीतर कोई परिवर्तन नहीं लाता, और जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा युग बदलता है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम विद्या धर्मे शोभते स्वर्गे लोके मह्यम। आज की आवश्यकता है कि हम इस विचारधारा को केवल भाषण तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे जिए, अपनाएं और अपने चारों ओर फैलाएं। तब यह 150
सच्चे अर्थ में सार्थक होगी जब हम हर कार्य में, हर निर्णय में और हर विचार में सत्य, अहिंसा और समानता की लौ जलाए रखें। क्योंकि आर्य समाज केवल अतीत की आवाज नहीं, वह आज की जरूरत और कल की दिशा भी है। तो चलिए साथियों, हम वह युवा बने जो केवल इतिहास का हिस्सा पर न हो बल्कि नया इतिहास रचे। आर्य विचारधारा की दीप को हाथों में लेकर समाज के उजाले की ओर ले जाते हुए यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी 150 वर्षों की विकास यात्रा को। हम सच में सौभाग्यशाली है कि मुंबई की इस पावन भूमि पर है जहाँ काकरवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना हुई और सत्य की ज्योति प्रज्वलित हुई, जिसकी किरणों में हम आज भी नहाए थे। अंत में इन काव्य पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गूंजे वेदों की अमर वाणी, हर युग में इसकी कहानी, सत्य, अहिंसा, स्वाभिमान, यही है आर्य समाज की पहचान। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। विधायक मंडल के सदस्यों से कहूंगा कि जो विषय है ना, नीचे लिखे हैं 1 2 3 4 करके, और उसमें एक कॉलम है विषय, तो वो वहां पे 1 2 3 आपको लिखना है, जरा ध्यान रखिएगा प्लीज। क्रमांक 4। यद्यदाचरति श्रेष्ठः सत्यदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वे जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, दूसरे पुरुष भी उसी का अनुकरण करते हैं। ऐसे ही एक श्रेष्ठ पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने वेदों के आलोक में समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं क्रमांक 4 स्वामी जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के 150 वर्ष की विकास यात्रा के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या दयानंद जी ने ऊंच नीच और भेदभाव वाला भारत चाहा था? नहीं, उनकी दृष्टि थी सत्य, शिक्षा और समानता पर टिका समाज, और उसी दृष्टि से जन्मा आर्य समाज। तो आज जब हम इस संस्था के 150 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, आइए स्मृतियों की गलियों में एक सैर करें जहां हर युग अपनी एक अलग कहानी बताता है। सबसे पहला कालखंड था स्थापना काल, जो सन 1875 से लेकर 1900 तक विस्तृत रहा। इस समय अवधि में आर्य समाज की आरंभ की नींव थी। मुंबई में स्थापना के तुरंत बाद विभिन्न नगर जैसे दिल्ली, लाहौर, मेरठ में अन्य शाखाएं खुली। स्वामी जी द्वारा लिखी गई ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से आर्य समाज के विचार जन जन तक पहुंचे। मेरे मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं रही, बल्कि धर्म, समाज और राष्ट्र सुधार का एक घोषणा पत्र बन गई। इसके बाद दूसरा कालखंड था विकास और संगठन काल, जो सन 1900 से 1947 तक विस्तृत रहा। इस समय अवधि में आर्य समाज का विस्तार हुआ और इस समाज के संस्थाएं, शाखाएं और विचार अलग अलग क्षेत्र में फैले। इस अवधि में आर्य समाज का काफी योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा। मेरे मित्रों, आर्य समाज ने राजनीतिक दलों की तरह काम नहीं किया, लेकिन उसके संस्थाओं, सिद्धांतों और नेताओं ने राष्ट्र चेतना को जगाने में एक गहरा योगदान किया। सत्यार्थ प्रकाश ने गुलामी की मानसिकता को चुनौती दी और आत्मसम्मान को विचार दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक नेता जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े थे, वे आर्य समाज के साथ भी जुड़े थे। इसके बाद तीसरा कालखंड था नवजागरण काल, जो सन 1900 से 2000 तक विस्तृत रहा। इस समय अवधि में आर्य समाज का योगदान भारत में स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण में रहा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने कई सारे डीएवी स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की। डीएवी स्कूल का उद्देश्य था वैदिक शिक्षा को आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के साथ जोड़ना। चौथा और वर्तमान कालखंड है नवीन युग का। यह काल सन 2000 से लेकर आज तक निरंतर प्रगति का प्रतीक है। इस अवधि में आर्य समाज ने आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से वैदिक शिक्षा को विश्व भर में फैलाया। आर्य समाज के द्वारा विश्व भर के युवक अपने जड़ों और संस्कृति से जुड़ रहे हैं और नए विचार और विज्ञान, वैदिक आदर्शों के साथ संतुलन बना रहे हैं। वृक्षाचल संचलन, वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर जैसी अन्य योजनाओं द्वारा आर्य समाज ने समाज में यह संदेश फैलाया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि सन 1875 से लेकर आज तक आर्य
समाज में शिक्षा प्रसार, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति और मानवता की सेवा के लिए जो भी अद्भुत कार्य किया है वह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। 150 वर्ष की यह गौरवशाली यात्रा हमें यह सिखाती है कि सत्य, शिक्षा और सेवा से ही समाज का उत्थान है, और यदि हम हमारी संस्कृति को आधुनिक सोच के साथ जोड़ दें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। धन्यवाद। और एक ध्यान रखें, आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसको आप स्विच ऑफ करें या वाइब्रेशन मोड में डाल दीजिएगा, तो किसी को उसका व्यवधान ना हो, यही मेरा निवेदन है। दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार व सुप्रभात। आज मैं क्रमांक 5 आपके समक्ष आर्य समाज की 150 वर्ष की यात्रा इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक समय था जब भारत की धरती पर सत्य मूक पड़ा था, वेदों की वाणी दबा दी गई थी, ज्ञान को अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, धर्म तर्क से दूर हो चुका था और समाज चेतना से। और तभी एक गर्जना हुई, एक सन्यासी उठे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, ये उनका प्रमुख नारा था। उस नारे ने केवल शब्द नहीं जगाए, एक आंदोलन को जन्म दिया। 10 अप्रैल 1875 मुंबई की उस रात जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तब कोई दीप नहीं जला था, एक ज्वाला उठी थी, एक ऐसी ज्वाला जो 1877 में लाहौर तक पहुंची, जहां आर्य समाज के सिद्धांतों को धार मिली। कुर्वन्तो विश्वम आर्यम, संसार को आर्य बनाते चलो, यही आर्य समाज का आदर्श वाक्य है। 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधार के आंदोलनों में आर्य समाज अग्रणी था। वह पहला हथौड़ा बना जिसने हरिजनों की चुप्पी पर चोट की। वो दरवाजा जो सदियों से बंद था, आर्य समाज ने उसे वेदों की चाबी से खोला। महिलाओं के लिए सामान्य अधिकार, लड़कियों की शिक्षा, विधवाओं का पुनर्विवाह, तब ऐसी बातें करना ही बात था। लेकिन आर्य समाज का मानना था कि स्त्री कोई उपाधि नहीं, वे स्वयं एक वेद है। बाल विवाह, जाति भेदभाव, खान-पान में छुआछूत को उखाड़ा गया जैसे कोई जहरीली जड़, जिसे आर्य समाज ने अपने हाथों से काटा। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा और धार्मिक अंधविश्वासों की निंदा की और इसका मानना था कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है। सन 1883 में लाहौर में लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय स्थापित किया। स्त्री शिक्षा में भी आर्य समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा। सन 1885 में 3 महिला विद्यालय और 1889 में कन्या विद्यालय स्थापित हुए। 20वीं सदी में आर्य समाज राजनीति में उतरा। लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आर्य समाज स्वाधीनता संग्राम की आवाज बना और जब आजादी मिली तब आर्य समाज रुका नहीं। इसने फिजी, गुयाना, मॉरिशस इत्यादि में मंदिर, विद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आर्य समाज कोई पुरानी किताब का अध्याय नहीं, ये आज की सांसों में धड़कता है। जब मैं सवाल पूछती हूँ वो मेरी प्रेरणा है, जब मैं अन्याय के सामने खड़ी होती हूँ वो मेरी शक्ति है, क्योंकि आर्य समाज ने सिखाया धर्म बिना तर्क अधूरा है, नारी सम्मान कोई उपकार नहीं न्याय है, शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं हथियार है और बदलाव कोई सपना नहीं वो संकल्प है। आर्य समाज ज्वाला थी, है और रहेगी, हर युग में सवाल बनकर उठेगी, क्योंकि आर्य समाज कभी रुकता नहीं, वो फिर से जलता है। धन्यवाद। प्रात्मानं वसादये आत्मेव यात्मनो बन्धु प्रात्मेव पुरात्मनः
मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे, स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और शत्रु भी है, परंतु वो उद्धार ही किस काम का जो स्वयं हमें पतन पर मार्ग पर ले चले। नमस्ते आदरणीय निर्णायकगण और मेरे सभी भाइयों बहनों को मैं क्रमांक 6 प्रणाम करता हूँ। आज मैं सामाजिक संचार माध्यमों का दैनिक जीवन पर प्रभाव इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सामाजिक संचार माध्यम एक ऐसी टांगती तलवार है जो अगर गिर गई तो हमें मौत के घाट उतार सकती है, लेकिन यदि हाथ लग गई तो अपने जीवन से गरीबी की कीड़ों को काट भी सकती है। ये संचार, शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक संपर्कों को बढ़ावा तो देता है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से मानसिक व्यवस्था, रिश्तों, समाज और इस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। ये सत्य वचन का नारा तो है, लेकिन मानसिक विकृत लोगों के जीवन का सहारा भी है। सामाजिक संचार माध्यमों के अत्यधिक उपयोग से चिंता, अवसाद, सामाजिक अड़ंग और आत्मसम्मान की समस्याओं को जन्म देने वाला ये जन्मदाता भी है। सामाजिक संचार माध्यम वो अंधकार और अज्ञानता का सागर है जिसमें ज्ञान के प्रकाश के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो ज्ञान यज्ञ जिसे वेदों में 4 यज्ञ से श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही तो है जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क कराता है। ज्ञान ही तो मोह बंधनों से बचाता है और पाप के सागर से केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है। आज के इस नव युग में मानव हमारी पीढ़ी को इसकी लत ही लग गई है जो एक बुरे, अस्वस्थ और निष्क्रिय भविष्य के चिंगारी के समान कार्यरत करता है। नेपाल का वर्तमान भी इसी संकल्प की वो चेतावनी है। तो फिर आखिर है क्या सामाजिक संचार माध्यम? सामाजिक संचार माध्यम वो दर्पण है जहाँ सच्चाई की मूर्त से अधिक केवल दिखावटी लोगों की अपने आप को श्रेष्ठतम दिखाने की मूर्त ही है। सामाजिक संचार माध्यम वो पथ है जहाँ मनुष्य की प्रगति नहीं, लेकिन लोगों के बहकावे से उसके ज्ञान और अच्छे आचरण की अधोगति है। सामाजिक संचार माध्यम आज एक ऐसा मंच है जो हमारे समाज के सच को संपूर्ण विश्व के सामने लाने का सामर्थ्य भी रखता है और उसी सच को संपूर्ण विश्व के सामने झूठ ठहराने का दम भी रखता है। आज के इस नवयुग में मानो हम इसमें इतना डूब गए हैं कि जो माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, जो परिवार जिनमें पल बढ़ते हैं, जो दोस्त जिनके साथ खुशी के पल बिताते हैं, उनसे वैचारिक बात करना ही भूल गए हैं। मानो हम इस माध्यम में इतना ढस चुके हैं कि वापस वैचारिक और सच की दुनिया में जाने का कोई राह ही नहीं बच रही है। दूसरों की दिखावटी दुनिया को देख मानो अपने जीवन से आत्मविश्वास ही खो बैठे हैं। कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की आशा क्षमता ही मानो मिट गई है। यदि जल्द से जल्द इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकले तो हमारे देश का, आने वाले पीढ़ी का और भविष्य का एक ही अंत होगा, विनाश, घोर विनाश। क्योंकि पार्थ सारथी श्री कृष्ण ने कहा था, सामान्य मनुष्य विषय के बारे में सोचता है, विषय का ज्ञान उसे आसक्त बनाता है। इसी आसक्ति और लगाव से काम का जन्म होता है और जब काम की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है और जब मोह बढ़ जाता है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है बात तो मनुष्य का सर्वनाश होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, भ्रमण कर दिखावटी दुनिया में क्यों चाहता है लोगों को जानने का धम? भ्रमण कर दिखावटी दुनिया में क्यों चाहता है लोगों को जानने का धम? देख मन समीप जो खुला आकाश जिसने लिया स्वयं आत्मा से जन्म और स्वयं उद्धार से अधिक सोच देश उद्धार, स्वयं उद्धार से अधिक सोच देश उद्धार। क्योंकि भारत को प्रगति पथ पर लाना ही है सच्चे भाग्य का कर्म, भारत को प्रगति पथ पर लाना ही है सच्चे भाग्य का कर्म। धन्यवाद। सभी 6 बच्चों के लिए एक बार फिर करतल ध्वनि से। और मैं प्रभात रंजन जी आपके पास से पहली शीट ले लेंगे, पहली शीट आप दे दीजिएगा तो जिससे हमें कमल माता जी इन बच्चों के प्रस्तुति से खुश होकर सभी 6 पुराने जो अभी अ वर्ग के थे और 6 नए जो ब वर्ग के हों, 5 जो ब वर्ग के होंगे उन सबको अपनी ओर से 200-200 रुपये का पुरस्कार देगी और जो आपको पुरस्कार मिलेगा उसी में डाल दिया जाएगा वो, ठीक है? जो नगद पुरस्कार मिल माता जी ये थोड़ा ठीक नहीं लगता बात वो, अच्छा ठीक है जैसा आपको करना चाहिए नहीं बोलना बाहर होता है। हाँ जी, अब और के बच्चे तैयार हैं, ध्यान दें। हाँ जी, क्रमांक 1 ध्यान दें, इधर ध्यान दें।
नैतिक शिक्षा बिना विद्यार्थी जीवन फूल बिना सुगंध के समान होता है। मंचासीन विद्वजन एवं उपस्थित श्रोतागण, आप सभी को मेरा शुभ नमस्कार। आज मैं क्रमांक 1 विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्यार्थी जीवन को जीवन का सबसे सुनहरा समय कहा जाता है। यह वह दौर है जब हम केवल किताबों से ज्ञान नहीं लेते, बल्कि अपने जीवन की नींव रखते हैं। पढ़ाई लिखाई हमें डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बना सकती है, लेकिन नैतिक शिक्षा हमें एक इंसान बनाती है, और एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी सफलता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना नैतिकता है, जरूरतमंद की मदद करना नैतिकता है, और कठिन समय में भी सच बोल पाना नैतिकता है। नैतिक शिक्षा का मतलब केवल अच्छे संस्कारों को सुनना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सही और गलत में फर्क कैसे किया जाए, और कठिन समय में भी सही रास्ता चुनने का साहस कैसे रखा जाए। जरा सोचिए, अगर इंसान के पास धन, दौलत, डिग्रियां सब कुछ है, लेकिन नैतिकता नहीं है, तो क्या वो सचमुच सफल कहलाएगा? आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा और भौतिक चीजों की दौड़ हमें अपनी ओर खींच रही है, नैतिक शिक्षा पहले से भी अधिक जरूरी हो गई है। अगर ज्ञान बिना दिशा के दिया जाए तो वह हथियार भी बन सकता है, लेकिन अगर ज्ञान में थोड़ी नैतिकता जुड़ जाए तो वही ज्ञान पूरे समाज के लिए एक वरदान बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, शिक्षा बिना संस्कार, जीवन बिना आधार। हमारे इतिहास में कई उदाहरण हैं। महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के बल पर पूरी दुनिया को प्रेरित किया। इन महान व्यक्तियों ने हमें यह सिखाया कि असली सफलता केवल पद या पैसा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आदर्श बनना है। विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा हमें 3 अहम बातें सिखाती है। सबसे पहले ये हमें ईमानदारी सिखाती है, यानी खुद से और खुद के काम से हमेशा सच्चा रहना। दूसरी बात, ये हमें अनुशासन का महत्व समझाती है, समय का सही उपयोग करना, मेहनत को अपनी आदत बनाना और बहुत कुछ। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ये हमें दूसरों के प्रति सम्मान करना सिखाती है, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति की इज्जत करना। अगर ये 3 गुण हमने विद्यार्थी जीवन में सीख ले तो आगे चलकर ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी साबित होएगी। अगर ये 3 गुण अपने विद्यार्थी जीवन में अपना ले तो आगे चलकर न केवल अच्छे अंक ला पाएंगे, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे, जिस पर पूरे परिवार और पूरे देश को गर्व होगा। यही आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखार कर हमें सफल बनाएंगी। यदि अगर ज्ञान दीपक है तो नैतिकता उसकी लौ है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज की आधुनिकता की दौड़ में अगर हम भीड़ का हिस्सा ना बने और अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखें, तो यही हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता होगी। नैतिकता वह रोशनी है जो अंधकार में भी हमें सही रास्ता दिखाती है। आपकी मूल्यवान उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनासि जानताम। सम्मानित निर्णायकगण, अध्यापकगण, श्रोतागण और मेरे प्रिय साथियों, मैं क्रमांक 2 आज विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विद्यार्थी जीवन केवल पढ़ाई लिखाई का समय नहीं, बल्कि यह वह चरण है जिसमें हमारे विचार, हमारे मूल्य और हमारा चरित्र आकार लेते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर सुंदर प्रतिमा बनाता है, वैसे ही नैतिक शिक्षा एक विद्यार्थी को तराश कर श्रेष्ठ इंसान बनाती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार नैतिक आचरण सत्य, पवित्रता और निष्ठा पर आधारित है, जो कि मन के नियंत्रण से आता है। उनका मानना था कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में पूर्णता और दिव्यता को अभिव्यक्त करना है। नैतिक शिक्षा वह मार्गदर्शन है जो हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। यह हमें सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बिना नैतिक शिक्षा के ज्ञान एक हथियार बन सकता है, और हथियार का उपयोग सही दिशा में तभी होगा जब उसके पीछे चरित्र की शक्ति हो। आज तकनीकी विकास की गति इतनी तेज है कि इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन उसका हृदय नैतिक मूल्यों से दूर होता
डिग्री हमें नौकरी दिला सकती है, पर नैतिकता ही हमें सम्मान दिलाती है। अगर विद्यार्थी जीवन में ही हम सत्य बोलना, गलत का विरोध करना, बड़ों का सम्मान करना और कमजोर का सहारा बनना सीख ले, तो आगे चलकर चाहे हम डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी या नेता बने, हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाएंगे। वेदों में स्पष्ट कहा गया है, सत्य मत धर्म चर। यह केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का नियम है। यदि नैतिकता को विद्यार्थी जीवन में महत्व ना दिया जाए तो हम ऐसे बुद्धिजीवी तैयार करेंगे जो ज्ञानवान तो होंगे पर चरित्रहीन, और एक चरित्रहीन बुद्धिजीवी समाज के लिए वरदान नहीं बल्कि विनाश का कारण बन सकता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल मस्तिष्क भरना नहीं बल्कि आत्मा को उज्जवल बनाना है। जैसे बीज में भविष्य का वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही एक विद्यार्थी में आने वाला समाज छिपा होता है। यथा बीजम तथा फलम। यदि आज हम नैतिकता का बीज बोएंगे तो कल का भारत न केवल प्रगति करेगा बल्कि विश्व को नैतिकता का मार्ग भी दिखाएगा। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र चाहिए तो पहले हमें मजबूत नैतिकता वाले विद्यार्थी बनाने होंगे, और यह शुरुआत होती है परिवार से, विद्यालय से, कक्षा से, आज से, अभी से। तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है यह जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अंत में मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके कहे गए शब्दों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य में सत्य, धर्म और नैतिक आचरण की स्थापना करना है, क्योंकि चरित्र ही उसका सच्चा आभूषण है। धन्यवाद। आमंत्रित है क्रमांक नंबर 3। में रखना है, नैतिकता की मशाल जलाकर इस दुनिया को रोशन करना है। आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो न सिर्फ हमारे वर्तमान को गढ़ाता है बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है। हम अक्सर यह सुनते हैं कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है, पर आपने कभी यह सोचा है उस ज्ञान का क्या मोल है अगर हमारे अंदर नैतिकता ना हो? क्या है यह नैतिक शिक्षा? नैतिक शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे विचार नहीं बल्कि हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्मों को सही दिशा दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सिर्फ परीक्षा में अच्छा करना ही सफलता नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी सफलता है। विद्यार्थी जीवन की नींव बस किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि संस्कार और नैतिकता पर टिकी होती है। यह शिक्षा में यह नहीं सिखाती कि कैसे कमाना है बल्कि यह सिखाती है कि कैसे एक बेहतर इंसान बनना है। आज हम डिग्री तो हासिल कर रहे हैं, हाँ आज हम डिग्री तो हासिल कर रहे हैं, पर क्या हम सही इंसान बन रहे हैं? एक डिग्री हमें क्या दे सकती है? एक नौकरी दे सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन सम्मानजनक जीवन कौन देगा? एक डॉक्टर विज्ञान तो जानता है पर उसे भगवान का दर्जा उसकी दया और कर्तव्य निष्ठा से मिलता है। एक इंजीनियर इमारतों तो बनाता है पर उसकी ईमानदारी उन इमारतों को ताकत देती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं, चलती तो है बस पर मुसाफिर नहीं है, चलती तो है बस पर मुसाफिर नहीं है, मंजिल तो है पर मुकद्दर नहीं है। अर्थात जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना जरूरी नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। नैतिक शिक्षा हमें सही दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। कवि रहीमदास जी बताते हैं, नैतिक शिक्षा के बिना हमारा जीवन कैसा होगा? ज्ञान समान ना हो जग, ज्ञान समान ना हो जग जो आचरण न कोय, कस्तूरी कुंडल वैसे मृगम ढूंढत रहे सोए, मृगम ढूंढत रहे सोए। अगर एक विद्यार्थी के पास ज्ञान तो है पर वह उसे अपने व्यवहार में न लाए तो वह ज्ञान व्यर्थ है। ऐसे विद्यार्थी ठीक उसी हिरण की तरह होते हैं जिसके नाभि में कस्तूरी तो होती है पर वह उसके सुगंध के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता रहता है। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव को इस क्षेत्र में मानव बनाना है, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना, चरित्र का निर्माण करना, सभी का आदर करना, हिंसा न करना, कभी झूठ ना बोलना, सभी से प्रेम से रहना, सामाजिक सेवा का भाव पैदा करना और सामाजिक बुराई का अंत करना और सभी की सहायता करना, ये सब नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। देखिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। सोचिए, गाड़ी की स्पीड हमारा ज्ञान है और ड्राइवर का व्यवहार हमारी नैतिकता। अगर ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाएगा तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक उसी तरह बिना नैतिकता के हमारा ज्ञान भी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है।
मुझे तो लगता है भगवान भी हमसे चीख चीख कर यही कहते होंगे। मुझे तो लगता है अब भगवान भी हमसे चीख चीख कर यही कहते होंगे, अभी भी वक्त है समझ जाए बंदे, अरे अभी भी वक्त है समझ जाए बंदे, यूं करना किनारा इन मूल्यों से मेरे, इस सृष्टि का विधाता मैं, नैतिक मूल्यों का पाठ सिखाया मैंने, संस्कारों का दिया उपहार है, मानवता का धर्म बताया मैंने, हुए जो खत्म ये मूल्य मेरे, सृष्टि का विनाश आएगा, प्रलय की आंधी में सब चकनाचूर हो जाएगा, सब चकनाचूर हो जाएगा। व्यक्तिगत हित से ज्यादा जरूरी है समाज का हित, समाज से हित से ज्यादा जरूरी है देश हित, मानव हित। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ज्ञान मिले किताबें पढ़कर, ज्ञान मिले किताबें पढ़कर, पर जीवन का सार नहीं। डिग्रियां तो मिल जाएंगी पर नैतिकता का मोल नहीं। सच्चाई के रास्ते पर चले वही तो असली विद्यार्थी है, ईमानदारी का दीपक जलाए वही तो असला ज्ञानी है। सम्मान करे जो गुरुजनों का और बड़ों का आदर करे, वही विद्यार्थी जीवन में सबसे ऊंचा पद हासिल करे। क्योंकि अच्छे एक दिन भूल जाएंगे सब, अरे क्योंकि अच्छे एक दिन भूल जाएंगे सब, पर अच्छे संस्कार सदा साथ निभाएंगे, सदा साथ निभाएंगे। धन्यवाद। आमंत्रित है क्रमांक 4 दयानंद सरस्वती जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानियों के मार्गदर्शक, इस विषय पर आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 12 फरवरी सन 1824 को धन्य हुआ पूरा टंकारा, जब मोरबी प्रांत के ब्राह्मण परिवार में बालक मूल शंकर पधारा, जिसने वैदिक सिद्धांत अपनाए, वही वीर आगे चलकर महर्षि दयानंद सरस्वती कहलाए। जिस समय उनका जन्म हुआ, उस समय भारत स्वतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, सभी भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे थे। भारत की इसी दुखद और प्रतिकूल परिस्थिति को देखकर महात्मा जी का मन द्रवित हो उठा और इस मातृभूमि को ब्रिटिश अत्याचारों के बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए वे तैयार हो गए। उन्होंने 1857 के प्रथम संग्राम में अपने अनुयायियों के साथ मिलकर ब्रिटिश अत्याचार का विद्रोह किया। आरवी श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजा ताकि वे बाहर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित कर सके, जिससे आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना को सहायता प्रदान हुई। ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी मंत्र में पुरंदर योषक, जिष्णु रथेष्ठा, शूरश्वय, वीरो जायताम, निकामे निकामे न पर्जन्यो, वर्षतु योगक्षेमो न कल्पताम की भावना से ओतप्रोत ऋषि मंडली, वीर सावरकर, मैडम कामा, लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बहन रामरथी आदि अनुयायियों को अपने लेखों एवं विचारों से प्रेरित किया, जिन्होंने समय समय पे मां भारती को ब्रिटिश अत्याचारों के बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने सन 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि गणवंतो विश्वमार्य। आर्य समाज के तहत स्वामी जी ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए नारी शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण के पक्ष को समाज के सामने प्रस्तुत किया एवं संग्राम में अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय की स्थापना की, जिससे आगे चलकर कई महिलाएं एवं बच्चों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनके इन कदमों से प्रभावित होकर श्री भगत सिंह जी ने कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्वतंत्रता के उद्घोषक और सभी क्रांतिकारी के प्रेरणा स्रोत भी थे। हमारे क्रांतिकारी विचारों के निर्माण में आर्य समाज का सबसे बड़ा हाथ था, इसके लिए हम स्वामी जी के ऋणी हैं। पाखंडों पर प्रहार किया, ढोंग दिखावे को दूर भगाया, वेदों की ओर लौटो कहकर हमें अपना गौरवशाली अतीत याद दिलाया। उन्होंने अंग्रेजों की शारीरिक एवं मानसिक गुलामी को ठुकराने हेतु सन 1876 ईस्वी में स्वराज का नारा दिया, जो सभी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। संगठित संबंधित महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि चाहे विदेशों का राज्य हमें कितना भी प्रिय क्यों न हो, अंततोगत्वा स्वदेशी राष्ट्र ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि विदेशों का राज्य हमें कभी भी अनुग्रह, न्याय और ज्ञान प्रदान नहीं करेगी। इडा सरस्वती महित श्लोक देवी मयोभव बहि सीतत्वस्वद, अर्थात मातृभूमि, मातृभाषा, मातृ संस्कृति, यह तीनों सुखदायक देवियां हैं। इनका स्वीकार करना उन्नति का कारक है। उन्होंने भारत को भारतीयों से जोड़ने हेतु हिंदी भाषा का महत्व समाज के सामने प्रस्तुत किया। उनके योगदान से प्रेरित होकर श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि स्वामी जी ने गहरी नींद में सोए हुए भारत को जगाया है। वे स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे। जंजीरों से जकड़े देश को आपने राह दिखाई थी, आपने क्षमा दिलाई थी, जिसे काल बिना हो जा सके। अंधकार के आंगन में आपने
आपने भोर के बीज बोए थे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अज्ञान के अंधियारे में आपने ज्ञान की दीपक जलाई थी, परतंत्रता की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता की राह दिखाई थी। ऐसे थे त्यागी सरस्वती हमारे, जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर आज हमारा देश स्वतंत्र कहलाया। धन्यवाद। शांत लहरों से समुद्र की गहराई नापी नहीं जाती, शांत लहरों से समुद्र की गहराई नापी नहीं जाती। उठती है जब सुनामी तो ऊंची इमारतें भी रह जाती, ऊंची इमारतें भी रह जाती। नमस्ते आदरणीय निर्णायकगण और मेरे प्रिय मित्रों, मैं क्रमांक 5 आज आप सबसे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों पर कुछ वाक्य कहना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला क्रूरता भरा था और ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की एक साजिश थी। इस हमले में हमने 26 लोगों को खोया, जिनमें 25 भारतीय नागरिक थे और एक नेपाली नागरिक की मृत्यु हुई। इसलिए पहलगाम में हुए नरसंहार का प्रतिशोध लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किए गए सैन्य हवाई अभियान का कूटनाम है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में स्थित आतंकवाद प्रशिक्षण शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 21 आतंकी ठिकानों पर जोर दिया, जिनमें से मुख्य 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया। ये 9 आतंकवाद के गढ़ सवाई नाला, सीधना बिलाल, कोटली, गुलपुर, भिम्बेर, मैमूना जोया, सियालकोट, सरजल, बहावलपुर और मुरीके में स्थित थे। इस ऑपरेशन की बदौलत भारत 100 आतंकियों को मारने में सफल रहा। पहलगाम के आंसू अब चुप नहीं रहेंगे, पहलगाम के आंसू अब चुप नहीं रहेंगे। भारत के राफेल अब जवाब देंगे, अब जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्कैड क्रूज मिसाइल, हैमर बम और लॉटरिंग म्यूनिशन सहित सटीक निर्देशित हथियारों का मिश्रण तैनात किया। इनमें S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस और राफेल फाइटर जेट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। इस पलटवार में भारत के राफेल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जिनका नाम नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जकोबाबाद एयरबेस था। चूहों का शिकार तो कौवे करते हैं, चूहों का शिकार तो कौवे करते हैं। हम वो बाज हैं जिनसे सांप भी डरते हैं, जिनसे सांप भी डरते हैं। आतंकवादी भी उन कौवों के समान हैं जो छुपकर छोटे शिकार करते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी HQ-9 जैसे अनेक रडार और संचार अंतरजाल जाम कर दिए, जिससे घंटों तक उनकी वायु रक्षा प्रणाली निष्क्रिय हो गई। पाकिस्तान अप्रत्याशित रूप से चौंक गया, उसकी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी कार्रवाई को नियंत्रित करते हुए भी कड़ी टक्कर दे सकता है। इस ऑपरेशन से भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को हुआ। जो रक्षा निर्यात 2020 से 21 तक सिर्फ 8,434 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए, लगभग $2.8 बिलियन हो चुका है। बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होई न प्रीत। बहुत गहरे हैं इस चौपाई के मायने। लंका चढ़ाई के समय भगवान राम ने विनय पूर्वक 3 दिन तक समुद्र से मार्ग देने की गुहार लगाई थी, लेकिन समुद्र ने श्री राम को मार्ग नहीं दिया। तब भगवान राम समझ गए कि अब अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी यही भय आतंकियों में उत्पन्न किया है। देश की नारी सब पर भारी, छेड़ोगे तुम इसको तो आग में बदलेगी चिंगारी, आग में बदलेगी चिंगारी। मेरे मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को प्रमाणित किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और ताकत हमेशा अपनी लफ्जों में बोलना, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात रंजन जी, उनसे वो शीट ले ले। हाँ जी, अब मैं हमारे जो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं उनके कुछ विचार सुनना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर गाई को बुलाना चाहूँगा, सुरेंद्र गाई जी को।
उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने स्वामी दयानंद जी के ऊपर एक कविता लिखी है, तो वो कविता किसी कवि से ना सुनी जाए तो ठीक नहीं होगा, तो डॉक्टर सुरेंद्र कहेंगी।